हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी कियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से जनरल नॉलेज कर रहे थे और जनरल नॉलेज में आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का ये हमारा पहला क्लास है और आज जो हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसमें टोटल 48 क्वेश्चंस हैं और अगर आप आरआरबी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज़ में बने रहते हो तो इंडियन पॉलिटी के टॉप 1500 पीवाईक्यू क्वेश्चन आप कर लोगे जो टीसीएस के द्वारा बनाया गया है। और अगर आपको टीसीएस के बारे में पता हो तो टीसीएस अपने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है, जो कि एएलपी जेई के एग्ज़ाम में देखने को मिला। जो बच्चे पीवाईक्यू करके गए थे उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ। तो चलिए, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्लास है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए मैं आपको इंडियन पॉलिटी और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ आपको बातें बता देता हूं, जिससे आपको ये टॉपिक बनाने में आपको हेल्प हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड कब से हुआ। तो हम बहुत दिन से अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं मान रहे थे। 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. रॉय। इन्होंने पहली बार, आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एम.एन. रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या किया, डिमांड किया। ठीक है, लेकिन ये अनऑफिशियली डिमांड किए थे। ठीक है, उसके बाद उसके एक साल बाद 1935 में आईएनसी, जो अभी के टाइम की कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्यों डिमांड किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसलिए डिमांड किया गया ताकि हम क्या फ्रेम कर पाए, ताकि हम अपने भारत के संविधान को फ्रेम कर पाए, ताकि भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या हो पाए, फ्रेम हो पाए, वो हमारा बन पाए। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने किसके बिहाफ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे क्या बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया होगा वो ज़रूर बन के ही रहेगा। मतलब जो हमारा स्वतंत्र भारत होगा उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के ही रहेगा। ठीक है, और इसमें किसी भी ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और ये भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तैयार किया गया होगा। तो आपको ये बात समझ में आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो था जिसके आधार पे हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। इसका अनऑफिशियल डिमांड पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो एम.एन. रॉय के द्वारा फर्स्ट बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया गया था। सेकेंड बार 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया गया था। किससे किया गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से किया गया था, ताकि हम भारत वाले लोग क्या कर सके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम कर पाए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का परमिशन नहीं दिया था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये बात बोला कि हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब बन के रहेगा और ये किसी भी ब्रिटिशर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 1940 में अगस्त ऑफर के थ्रू इस बात को मानती है। किसके थ्रू मानती है, अगस्त ऑफर के थ्रू इस बात को मानती है कि हाँ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा। और अगस्त ऑफर कब आया था, 1940 में। लेकिन हम इस अगस्त ऑफर को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये जो है ये हमारा मतलब ऐसे ही हमें मतलब बहलाया जा रहा है, ये सही चीज़ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या होते हैं, वो भारत आते हैं और वो क्या लाते हैं, तो वो एक प्रपोजल लाते हैं। वो प्रपोजल ये लाते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो भारत है वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर सकता है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या कर सकता है, वो बना सकता है। भारत क्या कर सकता है, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना सकता है।
सकता है। और फाइनली भारत का जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नवंबर 1946 में क्या हो गया, बन गया। भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो कब बना, 1946 में बन गया। ठीक है, कब, नवंबर 1946 में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको बताया। अब देखिए एग्ज़ाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है। तो देखिए जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी वह था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता, निर्माण करता। जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें टोटल 7 लोग थे। उसमें कितने लोग थे, टोटल 7 लोग थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हमारा सेटअप था वो 29 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था। और इसके चेयरमैन किसको बना दिए थे हम लोग, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग क्या कर दिए थे, चेयरमैन बना दिए थे। और उनके साथ 7 लोग और थे। उनके साथ कितने लोग और थे, तो उनके साथ 7 लोग और थे। ठीक है, हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग एडॉप्ट कब किए थे, तो भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग एडॉप्ट किए थे 26 नवंबर 1949 को। और उस वक्त भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, इस बात को याद आ गया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर में कब आया, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को पावर में आ गया। तो इस बात को भी याद रखिएगा। और अब इसी के साथ अब हम लोग अपना क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कह रहा है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का ड्राफ्टिंग चेयरमैन कौन था, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो हमारे चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका हमारा फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 29 1947 को। कब फॉर्मेशन हुआ था, अगस्त 29 1947 को, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें यही 7 लोग थे। कह रहे हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी विच हैड द टास्क टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है 29 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश हुआ था। इनका काम था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और इनमें इनके साथ 7 लोग और थे। कह रहा है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन बना दिया गया था। और ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को। और इनके साथ 7 लोग और थे। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म द ड्राफ्टिंग कमेटी टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। कब ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप किया गया था। और इसके हेड बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इनके साथ 7 लोग और थे। कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट। तो देखिए जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके मेंबर कौन कौन थे। एक तो अपने बी आर अम्बेडकर सर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर थे। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अय्या नगर भी थे। ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी भी थे। ठीक है, उसके बाद सईद मोहम्मद सहदुल्ला भी थे। ठीक है, ये 4 हो गए। फिर देखिए कौन कौन से, फिर आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, एन माधव राव थे। और हमारे कौन थे,
टीटी कृष्णा मचरी, टीटी कृष्णा मचरी भी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। तो टोटल 7 लोग थे। तो ए बी ठक्कर जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट नहीं थे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है हु विच कमिटी रिकमेंडेड दैट फंडामेंटल ड्यूटी बी इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी को भारत के संविधान में ऐड कर दिया जाए, ये किसने बताया था? तो ये हमारे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसको क्या कर दिया जाए, उसको ऐड कर दिया जाए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और ये कब ऐड हुआ था? तो ये 1976 में इसको ऐड कर दिया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे भारत ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, कह रहा है हु इज कंसिडर्ड एज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बाय यूनिफाइंग 562 प्रिंसली स्टेट इन द कंट्री। आपको पता है जब अंग्रेज़ भारत में थे तो उस वक्त क्या था, जब अंग्रेज़ भारत में शासन कर रहे थे तो उस वक्त जो हमारा भारत था वो भारत नहीं हो रहा था, भारत नहीं था उस वक्त। हमारा जो भारत था वो प्रिंसली स्टेट वगैरह में क्या था, डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस वगैरह थे। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना प्रोविंसेस था, तो 562 के आसपास था। जिसको यूनाइट करने का काम कौन किया था, तो जिसको यूनाइट करने का काम किए थे वल्लभ भाई पटेल ने। किसने काम किया था? वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था। और यही हमारे भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। यही हमारे भारत के क्या थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, कह रहा है हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो आर के सनमुखन चेट्टी जो थे वो हमारे भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। क्या थे? भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट बजट कब पेश किया था, तो 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट डिफाइनिंग द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट डिफाइनिंग द पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरियस ऑर्गन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 1973 में क्या पास करती है, तो वो 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। क्या पास करती है? रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है। ठीक है, उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता क्या है, आपको इस बात को भी तो जानना चाहिए कि हाँ उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है। तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के तरह, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तरह क्या होता है, इसके तहत जो सबसे पहला काम ये होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो कंट्रोल और रेगुलेट करने का नियम बनाती है और बताती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप भारत में कैसे शासन करोगे, क्या करोगे, भारत में जाके कैसे शासन करोगे। इन्होंने उसके बाद दूसरा जो काम किया था वो किया था कि जो हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कि अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल दिया कि जो बंगाल का गवर्नर है ना उसके पास बॉम्बे का भी पावर आ गया, बॉम्बे को भी वही देखेगा और मद्रास को भी वही देखेगा, बॉम्बे को भी वही देखेगा और मद्रास को भी वही देखेंगे। और उसके साथ साथ ये दे दिया कि जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके साथ 4 लोगों का टीम रहेगा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या करेगा, हेल्प करेगा। साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का क्या कर दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। कहाँ पे? कोलकाता में किस चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट का। और इसके जो हमारे जज थे, फर्स्ट चीफ जस्ट, वो किसको बना दिया गया, लॉर्ड इम्पे को। किसको बना दिया गया? लॉर्ड इम्पे को।
ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो वो थे हमारे वैरेन हेस्टिंग। कौन थे? वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? तो भारत का जो हमारा रिपब्लिक डे है वो हम लोग पहली बार 1950 में सेलिब्रेट किए थे, क्योंकि इसी दिन भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको क्या किया गया था? उसी दिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया था? एडॉप्ट कर दिया गया था। अगर मान के चलिए मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के कब रेडी हो गया था और उसको एडॉप्ट कर लिया गया था? एडॉप्ट पूछे तो 26 नवंबर 1949। और लागू कब से हो गया था? तो 26 जनवरी 1950। तो इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, इट वॉज सेटअप अंडर। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत क्या कर दिया गया था? इसी के तहत भारत को ये परमिशन मिला था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाइए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है इन विच ईयर वॉज इंडिया डिक्लेयर ए रिपब्लिक? इंडिया ने पहली बार रिपब्लिक 1950 के में मनाया था और 26 जनवरी 1950 को इसी दिन भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? लागू कर दिया था। कह रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके हेड कौन थे? उसके हेड थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्प्रोरी हेड कौन था, टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट कौन था, तो आप क्या बोलेगा बताइए? तो आप बोलेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन हुए? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट मीटिंग का अगर बात किया जाएगा तो वो कौन हेड करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? टेम्प्रोरी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, कह रहा है हु अमॉन्ग द गिवन इज नोन एज कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रेम बिहारी नारायण रैजादा जी जो हैं उनको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कैलीग्राफर के नाम से जानते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिपब्लिकन बिकॉज, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन क्यों है? ठीक है, क्योंकि देखिए इनके पास जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेरिडेटरी कंपोनेंट नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी हेरिडेटरी कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, मतलब हेरिडेटरी कंपोनेंट इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे हेड है, चाहे मान के चलिए पीएम है चाहे सीएम है, सारे क्या हैं? सारे इलेक्टेड हैं। कह रहा है द रीज़न फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी रिपब्लिकन इज़ दैट इट। देखिए जो हमारा भारत है उसका क्या रीज़न है कि जो हमारा भारत है वो उसका जो मतलब जो द रीज़न फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी रिपब्लिकन, जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या रीज़न है कि जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिपब्लिकन है? वो इसलिए रीज़न है क्योंकि भारत का जो हमारा संविधान है वो हम सब लोगों को क्या कर देता है? हम लोगों को पावर देता है ताकि हम लोग क्या कर सकें? हम लोग गवर्नमेंट चुन सकें। हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है वो क्या है? इलेक्टेड है। हमारे यहाँ कोई भी हेरिडेटरी एलिमेंट नहीं है, कोई भी वंशवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान के चलो कि आप पीएम हो तो आपके बेटे पीएम बनेंगे, आपका फिर पोता बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैज़ नो हेरिडेटरी एलिमेंट। कह रहा है हु वॉज द मेन ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? ठीक है, देखिए आप सारे लोग जानते हैं जो हमारे BR अम्बेडकर थे उन्होंने जो हम लोग का आर्टिकल 370 था इसको क्या कर दिया था? इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने क्या किया था? N. गोपाल स्वामी अय्यंगार को
क्या किया था, जॉब दिया था आर्टिकल 370 को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविज़न था वो किसके थ्रू किसने दिलवाया था, तो गोपाल स्वामी आयनगर ने दिलवाया था। और अगर आपसे पूछे कि इसको रिजेक्ट कौन कर किए थे, तो इसको रिजेक्ट करवाए थे हमारे कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, कह रहा है ऑन विच डेट जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। क्या किए थे, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या बोला था, इसमें इन्होंने भारत के लोगों को क्या दिया था, भारत के लोगों को ये आश्वस्त किया था कि जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी भारत में हमेशा ही क्या रहेगा। तो 13 दिसंबर 1946 को भारत का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ था, पास हुआ था। कह रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। भारत का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और इसका मेन थीम क्या था, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। कह रहा है बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये तारीख था 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर ऑफ डिबेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज साइंड। 2 साल 11 महीना 18 दिन, 2 साल 11 महीना 18 दिन के डिबेट के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस पर डिबेट किया गया और उसके बाद सारे लोग एग्री हुए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर। ठीक है, कह रहा है इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। जो हमारा भारत का संविधान है वो 1950 में क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या आ गया, फोर्स में आ गया, लागू हो गया। और बन के तैयार कब हो गया था, बन के मतलब सारे लोग एडॉप्ट कब कर लिए थे, तो एडॉप्ट कर लिए थे 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब से हो गया, तो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से। कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारा भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1949 को सारे लोगों के द्वारा मान लिया गया। और ये लागू कब से हो गया, तो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मतलब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स इन। जो हमारा भारत का संविधान है वो हम लोग का 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। जो हमारा भारत का संविधान है वो कब से लागू हुआ, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। कह रहा है व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। भारत का संविधान कब लागू हुआ, भारत का संविधान जो है एडॉप्टेड। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एडॉप्टेड और लागू डिफरेंट वर्ड है। जो भारत का संविधान है उसको कब स्वीकार कर लिया गया था, तो भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान लागू कब से हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। कह रहा है हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत के जो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, कॉमनवेल्थ और रिलेशन मिनिस्टर थे और साइंटिफिक रिसर्च मिनिस्टर भी थे। सरदार पटेल के पास होम, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग स्टेट थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के पास एजुकेशन था। जॉन मैथी के पास रेलवे ट्रांसपोर्ट था। सरदार वल्लभ सिंह के पास डिफेंस था। जगजीवन राम के पास लेबर था। CH बाबा के पास कॉमर्स। ठीक है, इस टाइप से था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पास लॉ। कह रहा है हु वाज इंडिया
फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर। तो जगजीवन राम जो थे वो भारत के फर्स्ट लेबर मिनिस्टर थे। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल डैट वर प्रेजेंट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेशन। जब भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था तो भारत का संविधान को जब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो भारत के संविधान में टोटल 395 आर्टिकल थे। भारत के संविधान में टोटल 8 शेड्यूल थे और उस वक्त भारत के संविधान में टोटल 22 पार्ट था। कितना था? 22 पार्ट। 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट। कह रहा है एट द टाइम ऑफ द इनएक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज डिवाइडेड इन। जो भारत का संविधान जब इनएक्टमेंट में था, जब लागू हुआ था या लागू होने वाला था, उस वक्त भारत के संविधान में टोटल 22 चैप्टर, 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल थे। कह रहा है व्हाट वाज 26 जनवरी कॉल्ड। जो हम लोग का 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं वो हम लोग किस रूप में What was 26 जनवरी कॉल इन इंडिया बिफोर 1947? 26 जनवरी को हम लोग 1947 से पहले इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब हम लोग उस दिन अपने संविधान को लागू कर दिए तो उसको हम लोग किस डे में मनाने लगे? रिपब्लिक डे में। किस डे में? रिपब्लिक डे में, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडिपेंडेंस डे। हम लोग का 26 जनवरी जो था 1947 से पहले हम लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद से हम लोग इसे रिपब्लिक डे से मनाते हैं। कह रहा है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच वॉज हेल्ड ऑन दिसंबर 9 1946। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो उनको क्या बनाया गया था? तो उनको बनाया गया था चेयरमैन, और वो टेम्प्रोरी थे। और परमानेंट चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन। जो हम लोग का फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद जी सिन्हा जी, और ये टेम्प्रोरी थे। परमानेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है हु वाज द व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑर्गेनाइज। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो हमारा सेशन था वो 1946 में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसके चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट सच्चिदानंद सिन्हा जी, और परमानेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who among the following was the president of the Constituent Assembly? Constituent Assembly के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है when was the first meeting of the Constituent Assembly held? जो Constituent Assembly का जो फर्स्ट मीटिंग था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और उस वक्त इसके चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। और इसका जो हमारा हुआ था Constituent Assembly का जो हमारा फॉर्मेशन हुआ था, ये कौन से प्लान के तहत हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट प्लान 1946 के तहत। किसके तहत? कैबिनेट प्लान 1946 के तहत, ठीक है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसका पहली बार डिमांड किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। कह रहा है हु वाज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एच.सी. मुखर्जी जो थे वो क्या थे? डिप्टी चेयरमैन थे। कह रहा है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग। देखिए यहाँ से अब मैं आपको बहुत कुछ बता देता हूँ। देखिए जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, वो हम लोग का इंडियन नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट करता है? तो 22 जुलाई 1947 को। अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग का नेशनल एंथम जो है उसको कब अडॉप्ट किया गया है, तो नेशनल एंथम जो है इसको हम लोग अडॉप्ट किए हैं 24 जनवरी 1950 को। नेशनल एंथम कब किया है? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को हमने कब अडॉप्ट किया है? तो नेशनल सॉन्ग को भी हमने अडॉप्ट किया है 24 जनवरी 1950 को। कब किया है? 24 जनवरी 1950 को। और नेशनल फ्लैग कब किया है? तो नेशनल फ्लैग किया है 22 जुलाई 1947 को। तो नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950, और भारत के जो हमारे
प्रेसिडेंट थे वो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इनका चुनाव हुआ था 24 जनवरी 1950। Who has been known as the father of Indian Constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कह रहा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया पूछ रहा है, मतलब आज़ाद भारत का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आज़ाद भारत से पहले का पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। और ये क्या थे, टेम्प्रोरी थे। ये क्या थे, टेम्प्रोरी थे। इस बात को भी आपको भूलना नहीं है। क्या नहीं करना है, इस बात को भी आपको भूलना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, कह रहा है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ही सही है। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा भारत का संविधान है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, कह रहा है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या है, इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है किसका, बी आर अम्बेडकर सर का, जो क्या थे, चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। कह रहा है व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग मनाते हैं कब, 26 नवंबर को। और ये कौन सा दिन है, ये ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बता दिया है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। जो हम लोग का 26 नवंबर है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को हम लोग किस डे में सेलिब्रेट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया किस कौन है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। भारत का सुप्रीम लॉ कहाँ लिखा हुआ है, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। ये भी बात सही है, तो बिल्कुल दोनों सॉरी एक मिनट, कह रहा है 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मेरा ए और आर है ये सही है, लेकिन आर जो है ये एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है हु वाज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट आइडिया कौन दिए थे, एम एन रॉय। कौन दिए थे, एम एन रॉय। और उसके बाद INC। हु गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ फॉर द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन हो जाएगा, एम एन रॉय ने आइडिया दिया था। तो इसी के साथ हमारा आज का पहला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी हो गया है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप लोग एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि 26 नवंबर को बी आर अम्बेडकर का बर्थडे है या नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।